हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा मॉडल पेपर लेके आए हैं, मॉडल सीट लेके आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाने की संभावना है। और ये जो मेरा मॉडल पेपर है वो आज फिजिक्स का है, अर्थात भौतिक शास्त्र का। भौतिक शास्त्र के टॉप क्वेश्चनों को हम सिलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि आप इसे देख के और इसको समझ के अपने एग्जामिनेशन में सुपर से भी ऊपर नंबर प्राप्त कर सके। तो ये मॉडल सेट के इस सीरीज को हम प्रारंभ करते हैं और आज दिखाते हैं कि आपके फिजिक्स से अर्थात 12th क्लास के फिजिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो आप ध्यान से सारे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको देख के इसे बताने का प्रयास कीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो इसका जवाब शायद आपको पता भी होगा। आइए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रश्न है बाबू कि आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 मिलेंगे। आपको बताना है कि आवेशित कोई समतल चादर अगर है या समतल चालक है तो उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र। कभी कभी ये आपके सामने सवाल पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखेंगे दोनों एक ही बात है, चाहे आपसे पूछ दे विद्युत क्षेत्र या पूछ दे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों सवालों का जवाब यहां पर एक तरीके से दिया जाएगा। और इस मेरे पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पहले क्वेश्चन का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है आज के दूसरे क्वेश्चन में। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कितने लोग को पता है। और यहां जितने भी क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न क्या है बाबू? तो विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इस चारों में से सही संबंध चुन के बताना है। तो आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र E का वैल्यूएशन डेरिवेटिव्स होता है विभव के सापेक्ष, लेकिन इसका चिन्ह होता है ऋणात्मक। और ये ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया गया है। तो यहां ये जो दिख रहा है ये पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, मतलब इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा हम प्रश्नों को तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि प्रश्न जल्दी जल्दी आप देख के उसे समझ सकें। प्रश्न क्या है बाबू? तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। याद रखिएगा कि लंबाई जो दिया गया, त्रिज्या जो दी गई है वो 9 किलोमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1 म्यू फैराड, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस तीसरे का सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नंबर 4 का प्रश्न का जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न यहां क्या है बच्चों? तो यह है समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता क्या होता है, मतलब धारिता का वैल्यूएशन बताना है आपको क्या होगा। तो इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बारे में आपको स्पष्ट तरीके से हम बता चुके हैं कई बार अपने सेशन में। इसका जो वैल्यूएशन होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ए बाई डी जो कि दूरी या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मानी जाती है। इस तरीके से इस प्रश्न में ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इस चौथे क्वेश्चन का भी मेरा सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, क्या होता है समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, आपको यह बताना है। अर्थात गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टमीटर के प्रतिरोध से किस तरीके से संबंधित होता है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो हम आपको बता दें कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है इसका वैल्यू ज्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। और इस तरीके से ये ऑप्शन देखा जा सकता है किसमें है, तो ये भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हैं ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि है 6 नंबर में। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? व्हीटस्टोन सेतु आप पढ़े होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु जो होता है इस प्रकार से 4 आपके सामने बनते हैं प्रतिरोध P, Q, R और S, और इसके बीच ये समायोजित होता है आपका गैल्वेनोमीटर अर्थात G, और इसको जोड़ दिया जाता है आपको कॉम्बिनेशन अर्थात बैटरी से। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा है ये किसके आधार पर है या किसके प्रयोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बाबू वो एक प्रकार का मीटर ब्रिज है, अर्थात मीटर सेतु के नाम से भी इसे जानते हैं। उसी के आधार मान के व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया था। इसका मतलब कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 7वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है आपको यह बताना है। तो देखिए अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसके तहत आप जवाब क्या देंगे? तो इसके तहत आप जवाब देंगे पदार्थ की प्रकृति पर। जो पदार्थ का नेचर होता है ना कि पदार्थ किस प्रकार का है। जैसे चांदी का अगर तार है तो इसका मतलब उसकी चालकता ज्यादा होगी, तो उसमें विशिष्ट प्रतिरोध की जो मान होगी वो अधिक होगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर तार का प्रकृति, तार का स्वभाव अच्छा है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसी पर निर्भर करेगा। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां प्रतिरोध पूछा होता सवाल में, याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होके प्रतिरोध होता तो आप इसका जवाब देते नलफट। एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं यहां पर, नलफट। नलफट में एन का मतलब अर्थात एन का अर्थ है नेचर, ए का अर्थ हो जाता है या ए का फुल फॉर्म है एरिया, एल का है मतलब लेंथ, यह आपका हो जाता है लेंथ, एफ का मतलब होता है अर्थात एफ का मतलब होता है फैट, और इस टी का अर्थ होता है टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोध पूछा गया तो इस 5 टॉपिक पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों पूछा तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की प्रकृति। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 8वां प्रश्न। और इंग्लिश वाले जो मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो नीचे वाले टॉपिक को आराम से देख के समझ सकते हैं इसका जवाब क्या हो रहा है। किरचॉफ, कभी कभी इसका नाम किरचॉफ भी देता है, क्योंकि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ये किरचॉफ का उच्चारण आपको देखने को मिल जाता है। तो किरचॉफ के बिंदु नियम, जिसे हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा कि किरचॉफ के 2 नियम थे। एक पहला नियम था संधि का नियम, और इनका दूसरा जो नियम था वो मेरे प्यारे बच्चों था बंद पास का नियम। ये 2 नियम इनके लिए काफी ज्यादा प्रचलित है, जो काफी ज्यादा फेमस भी है। तो बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? या इसी सवाल को कभी ऐसे करके भी पूछता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछा होता कि बंद पास का नियम किस आधार पर है तो आपका जवाब दिया जाता बाबू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अच्छे से याद करेंगे, संधि नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि आपका बंद पास का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऐसे इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए और इसका डिटेल्स समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अर्थात ये कहने का मतलब कि अगर ये कोई एक चालक तार है, ये मान लीजिए कि एक चालक तार है, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आप समझिए कि इसमें धारा का प्रवाह किया जा रहा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार की होगी? तो इसके इलेक्ट्रॉन की गति जो होगा वो त्वरित होगा, मतलब समय परिवर्तन के साथ उसके वेग में परिवर्तन होते रहता है। इसका मतलब इसका सही समय अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे प्रश्न आपके पास है नंबर 10 में। 10 को देखिए और समझिए।
प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। देखिए शक्ति के कई सारे सूत्र हम आपको बताए, उसमें से आप इसको चयन कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए शक्ति का पहला सूत्र पावर का होता है, वो होता है W/T, कार्य बटा समय। एक सूत्र होता है I²R, एक आपका बाबू सूत्र होता है V²/R और एक सूत्र होता है आपका IV। ये चारों फॉर्मूले आप कंठस्थ कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगली बार जब कभी भी विद्युत शक्ति से आए ना, ये क्वेश्चन एकदम टन्ना सही होना चाहिए। तो आपको चारों में से कोई ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे यहां पर ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, और ये किस ऑप्शन में बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी में मेरे प्यारे बच्चों 10वां का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको आज का 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में क्या है। तो 11 है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपको इंग्लिश में भी समझ में आना चाहिए, हिंदी तो आप समझदार पहले से ही हैं। तो आपको बता दें कि 11 जो है इसका जो होता है बल, वेक्टर F का वैल्यूएशन जो होता है वो होता है Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। और ये देखिए किस ऑप्शन में है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन में है, कौन सा? B में, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बाबू होगा B। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और ये बताना 12 नंबर में है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। जिसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बाबू वेबर। अच्छे से याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। जबकि यहां चुंबकीय अगर क्षेत्र पूछा होता, चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछा होता तो बाबू इसका जवाब हो जाता टस्ला, मतलब टेस्ला। इसका सही जवाब होता क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा वेबर। ऐसे एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखेंगे। फैराड जो है वो धारिता का मात्रक होता है, अच्छे से याद रखेंगे, विद्युत धारिता का। और टेस्ला जो होता है बाबू विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ऐसे इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए दिखाते हैं आज का 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का जवाब ढूंढिए। प्रश्न है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। देखिए केवल अगर प्रतिरोध है तो उसका शक्ति गुणांक निकालना एकदम आसान है। शक्ति गुणांक चूंकि आपको पता होगा कि cos फाई से निकाला जाता है, और उस समय उसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए शक्ति गुणांक जब प्रतिरोध है तो उसका मान आता है 1। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। आइए दिखाते हैं आज का नंबर 14 क्वेश्चन। देखिए इसको समझिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या है। मतलब आपको मूल मान बताना है क्या होता है, कितना होता है, अर्थात इसका आरएमएस वैल्यू बताना है। रूट मींस स्क्वायर वैल्यू का मान बताना है। तो देखिए अगर आरएमएस का वैल्यू अगर आप याद किए हैं तो आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, तो धारा के शिखर मान और रूट 2 के बराबर होता है, मतलब इतना होता है। अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए शिखर मान बटा में रूट 2 ये दिया गया किस ऑप्शन में, तो ये मेरे प्यारे बच्चों दिया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 15 नंबर क्वेश्चन। एकदम गांठ बांधिए, ये तो क्वेश्चन हम बोलेंगे कि आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की एकदम पक्का संभावना इस बार, एकदम ऐसे क्वेश्चन को सही और समझ के जाइए। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में कौन सा सही है। चुंबकीय लंबाई मतलब अगर ये कोई चुंबक है बाबू, इसका नॉर्थ है और ये आपका पार्ट साउथ है, तो चुंबकीय लंबाई का मतलब इसके ध्रुव से इसके ध्रुव को कहते हैं, और ज्यामितीय लंबाई मतलब पूरा जो इसका लंबाई होता है। ऐसे आप इसको बता दें कि चुंबकीय लंबाई जो होगा ये थोड़ा सा कम होगा, किससे से, ज्यामितीय लंबाई से। अर्थात इसका सही जवाब आप याद करेंगे 5/6 होता है
थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा हम उल्टा कर रहे हैं। देखिए ये जो ज्यामितीय लंबाई होता है ये 6 हो गया, ज्यादा हुआ, और चुंबकीय लंबाई कम हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। जैसे अभी बताया कि चुंबकीय लंबाई जो होता है ये जो होता है ये कम होता है, और ज्यामितीय लंबाई बाबू होता है क्या, ये हमारा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर में। सवाल को थोड़ा तेज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही जवाब होता है BH बाई कॉस डेल्टा। और ये देखिए किसमें है, तो ये बाबू हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 को मिलान करते हैं, 17 का जवाब ढूंढते हैं। चुंबकन तीव्रता की इकाई है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 18 नंबर 18 को देखिए, इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। प्रश्न है कि चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर आखिर होता क्या है? तो चुंबकीय याम्योत्तर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर तल होता है, और इस तरीके से हम कहेंगे तो एक ऊर्ध्वाधर दर किसी चुंबक के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। देखिए 19 नंबर, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हमें पक्का उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का जवाब तो आपको पता ही होगा, एकदम कंफर्म है आपको याद होगा इस प्रश्न का जवाब। बताइए, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसका आपको बताना है नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता। उसकी आवर्धन क्षमता होती है बाबू 1 प्लस डी/एफ। ये दिया गया किस ऑप्शन में, ये दिया गया ए ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आसान है लेकिन कई लोग मात खा जाएंगे इसको। सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो आंख में कौन सा लेंस होता है? आंख अगर इस प्रकार से है तो यहां पर एक लेंस बना होता है, जो कौन सा होता है बाबू? तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस। अब इस लेंस की फोकस दूरी पूछा है, ना कि आपसे पूछा है। देखिए बहुत सारे लोग तुरंत क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर लगाते हैं, तो ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है बाबू वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग होता है क्योंकि पूरा 2 नहीं होता है। अगला प्रश्न जो कि आपको जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, 21, हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? अच्छे से याद कीजिए, हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो होता है 24.41, और ये दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद कीजिए यहीं पर कि जल का जो क्रांति कोण होता है वो होता है 48.75। ये भी बहुत बार ऑप्शन या बहुत बार क्वेश्चन देता है। 22 देखिए, 22 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या है? मतलब दो को ऐसे सटा के आपके सामने उत्तल लेंस रखा गया, इस प्रकार से चिपका के। तो देखिए अगर ये उत्तल और ये भी उत्तल, तो दोनों मिलके बने उत्तल, कोई दूसरा लेंस ही नहीं बन सकता है। अवतल है, दूसरा भी अवतल है, दोनों मिलके बनेंगे अवतल। जब पावर में डिफरेंट होता है तब जाके नया लेंस बनता है, इसलिए इस दो संपर्कित उत्तल लेंस से कौन से बनेगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए होगा। चलो इसके बाद दिखाते हैं आज का 23वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्न देखिए कितने आसान और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में एकदम क्वेश्चन होने वाले हैं, एकदम डरेंगे नहीं और आप फतह करके आएंगे। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज क्या है? तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर बना होता है बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, क्योंकि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उसमें की जाती है। सही होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिसकी बात कर रहे थे आ गया बाबू सामने,
समान नाक के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। आ गया तुम्हारा मन पसंदीदा क्वेश्चन। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। 25 को देखिए, 25 का जवाब देखते हैं क्या होता है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो देखिए, इंद्रधनुष जब घटता है तो उसमें वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। उसी में एक प्रकाश जो होता है ऐसे 7 रंगों में बंट जाता है और ऐसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 26। प्रश्न क्या है? तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपको ऐसे एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक की अगर बात की जाएगी तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है? तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। अच्छे से याद करेंगे, जिसका तरंग दैर्घ्य बाबू कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अच्छे से याद करेंगे। तो बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है, याद किए होंगे आप लोग, ये लगभग होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य 4000 सबसे कम, जबकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 7500 के आसपास होता है। तो कम होने के कारण इसका अपवर्तनांक जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ गए हैं आज के 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब देखते हैं किनको किनको पता है और कौन इसका जवाब हमें बता सकते हैं। चलिए अगर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? तो विनाशीकरण जो व्यतिकरण होता है इसका पथांतर होता है 2n+1 λ/2। ये देखिए किसमें दिया गया? तो ये बाबू दिया गया है मेरे ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 को देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? कौन सी घटना? मतलब ये बताना है कि अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। आप ऐसे याद करेंगे, प्रकाश जो है वो कौन सी घटना है? तो प्र देखने को मिल जाएगा आपको अनुप्रस्थ में। तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। जबकि एक सवाल पूछता है कि ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि बाबू जो है वो अनुदैर्घ्य है। अच्छे से याद रखेंगे, ध्वनि कौन सा तरंग है बाबू? अनुदैर्घ्य। जैसे ध्वनि में ध मिलता है तो अनुदैर्घ्य में भी ध मिलता है। प्रकाश में प्र मिलता है तो अनुप्रस्थ में भी प्र मिलता है। आप इस ट्रिक से ध्वनि और प्रकाश के तरंगों का क्वालिफिकेशन अर्थात पहचान कर सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे पता चलेगा प्रकाश है? तो ये पता चलता है उसके ध्रुवीकरण से। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध मतलब ऐसे मान लीजिए यहां पर पर्दा है और पर्दा पर जैसे मान लीजिए ऐसे छिद्र है और इसमें प्रकाश है तो प्रकाश इस तरीके से मुड़ जाता है अवरोध से। तो अवरोध से प्रकाश की मुड़ने की जो घटना होती है बाबू, इसको बोला जाता है विवर्तन अर्थात डिफ्रेक्शन बोला जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आ गया देखिए, इतना आसान क्वेश्चन। चांदी का कार्यफलन कई बार हम आपको अपने सेशन में बता चुके हैं कि चांदी का कार्यफलन लगभग 4.65 होता है और 4.65 के आसपास ये देखिए 4.7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्लैंक का नियतांक, ये तो हम सभी लोग रट्टा मारे एकदम याद है। ऐसे क्वेश्चन देंगे, क्या होता है बाबू? तो इसका वैल्यूएशन होता है 6.625 गुना 10 का पावर -34। देखिए कौन से ऑप्शन में है, -34 ढूंढिए, क्योंकि सब में पहला वाला भाग समान है। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात प्लैंक के नियतांक का सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 क्या है देखते हैं और इसका जवाब क्या होता है ये समझते हैं।
फोटोन की गति द्रव्यमान क्या है? तो ये फोटोन की ऊर्जा कई बार पूछा गया आपसे। तो फोटोन की गतिज ऊर्जा होती है hc/ν। अच्छे से याद रखेंगे, फोटोन की एनर्जी होता है hc/ν। लेकिन यहां पूछा, थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, ये आपका ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, जबकि गतिज द्रव्यमान पूछा गया तो जस्ट ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ऐसे इस 32 का मेरा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा h/c लेमडा, अर्थात बी ऑप्शन जो होगा इस गतिज द्रव्यमान के लिए एकदम सही जवाब होगा। 33 देखिए, 33 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है, समझते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? मतलब पराबैंगनी में प्राप्त होता है ये बताना है। तो सबसे पहला जो श्रेणी होता है जिसका नाम है लाइमेन श्रेणी। लाइमेन श्रेणी जो है पराबैंगनी जो परिसर होता है, पराबैंगनी का जो भाग होता है वहां प्राप्त होता है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि बॉमर अगर पूछा गया होता तो बॉमर जो होता है ये दृश्य प्रकाश जो इंद्रधनुष के सातों प्रकाश होते हैं, सूर्य के प्रकाश में सातों वर्ण होते हैं, वैसे प्रकाश में प्राप्त होता है कौन सा? बॉमर श्रेणी। इसके बाद दिखाते हैं आज का 34 नंबर, इसको समझते हैं इसका क्या जवाब होता है। प्रश्न है बाबू कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन नहीं हो सकता है? पहला देखिए, नाभिकीय घटना ये होनी चाहिए। प्राकृतिक घटना एकदम यही नहीं होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से प्राकृतिक घटना थोड़े ना घटती है। मतलब सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। परमाणु घटना हो ही सकता है, और स्वतः स्फूर्त घटना मतलब स्वतः कोई चीज जलना शुरू हो जाए, वैसे को बोलते हैं स्वतः स्फूर्त घटना, ये भी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 35 नंबर। ये देखिए क्या होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन बताना है यहां पर आपको 35 में। तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो तेजी हटा दीजिए, इसमें चुन लीजिए इलेक्ट्रॉन कौन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब जिस पर बाबू ऋण आवेश होता है। देखिए थोड़ा सा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना तो आराम से क्वेश्चनों को पढ़ पाइएगा और उसके सवाल का जवाब जो घुमा के दिया है ना उसका जवाब आप दे पाइएगा। तो ऋण इलेक्ट्रॉन बाबू इसमें से केवल एक ऑप्शन पर है जो है बीटा। अल्फा पर तो प्लस होता है, गामा पर आवेश नहीं होता, और एक्स किरण जो होता है इस पर बहुत कम आवेश होता है। ऐसे बता दें इसका सही जवाब होगा तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन बीटा कण, ऑप्शन बी। 36 देखिए, अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण जो होता है इस पर आवेश होता है प्लस, और ये एक प्रकार का हीलियम परमाणु है, मतलब हीलियम के नाभिक से बना हुआ भाग है। तो हीलियम नाभिक कहीं देखे होगा, और ये दिख रहा हमें ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 36 का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 को देखते हैं। 37 का जवाब ढूंढते हैं, इसका जवाब क्या होता है पता लगाते हैं। तो 37 में हमसे ये पूछा गया कि प्रेसी एंटीना के परास डी, टीबी प्रेशर टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच सही संबंध क्या है? इसका बाबू सही संबंध होता है कि परास डी जो होता है √2HR के बराबर होता है। अगर ये कंडीशन आपके सामने दिए गए हैं तब देखिए किस ऑप्शन में, तो ये दिख रहा हमें ऑप्शन नंबर बी में। मेरे 37 प्रश्न नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आइए 38 को दिखाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे ना तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जोर से। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा बतानी इसमें, तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो लगभग होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 39 देखते हैं। 39 से जब अपद्रव्य को नैच अर्धचालक में मादित किया जाता है या मिलाया जाता है तब अर्धचालक की चालकता में क्या होता है ये बताना 39 में। तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि चालकता बढ़ाने के लिए ही एन टाइप और पी टाइप में अर्धचालक को बढ़ाया जाता है, मिलाया जाता है।
आइए 40 को देखते हैं। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। तो नॉर गेट किससे बना हुआ है? तो नॉर गेट बना हुआ है किससे, आपको अच्छे से पता होगा। तो ये बना हुआ है नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट से। नॉट गेट और गेट को जब मिलाते हैं तब बनता है आपका कौन सा? नॉर गेट। अब ये नॉर गेट जो बना हुआ है इसमें देखिए, तो और गेट का सब लोग जानते हैं, ये होता है बाबू a प्लस बी, नॉट लगा रैकरिंग चढ़ा, तो a प्लस बी का होल रैकरिंग इक्वल टू y। ये देखिए किस ऑप्शन में है, देखने को मिला हमें ऑप्शन नंबर सी में। 40 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 41 को देखते हैं। ऐसे आपको यह पता होगा कि मूल गेट जो होते हैं 3 होते हैं, एक आपका होता है एंड, एक होता है आपके सामने और एक होता है नॉट, और इनको आपस में मिला के बनाए जाते हैं संयुक्त गेट। 41 देखिए क्या जवाब होता है। अर्ध तरंगित दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निगम आवृत्ति है? तो देखिए आपके सामने अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति है, तो अर्ध तरंगित दृष्टि में है तो सेम वही का वही होगा निर्गम में भी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निवेश है 50 हर्ट्ज तो निर्गम भी 50 हर्ट्ज ही होगा। चलिए 42 देखिए। 42 कितना आसान क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके द्विआधारी बाइनरी नंबर से तो एक क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में होना ही चाहिए। आपके द्विआधारी संख्या इसके दाशमिक संख्या में बदल के बताना है। देखिए इसके लिए हम बेसिक तरीका, एक के लिए हम पहले पे देते हैं 2, आपको पता है, और इसके आगे जितने भी डिजिट है उसके लिए उतना पावर देते हैं। एकदम आसान तरीका बताते हैं। तो इस एक के लिए ये जो आपको 1 दिख रहा है इसके बाद 4 अंक है, पावर 4 लगाइए, और केवल एक के लिए ऐसा कर दीजिए, काम फाइनल। दूसरा देखिए ये वाला 1 जो है इसके लिए हम दिए 2, और उसके बाद देखिए 3 अंक है तो आप इसका पावर 3 देंगे। इसके बाद अगले वाले 1 के लिए आप दीजिए 2, उसके बाद देखिए 2 अंक है उसके लिए पावर दे दीजिए 2, और फिर लास्ट में एक और 1 बचा 0 के पहले, उसके लिए आप दे दीजिए 2, और उसके बाद 1 बचा 1। अब इसको टोटल कर लीजिए। 2 का पावर 4 16 हुआ, यहाँ से 8 मिला, 2 का पावर 2 4 मिला, और ये मिला 2। अब टोटल कर लीजिए तो 16 और 8 हो जाता 24, 24 4 28, 28 और 2 30। डेसिमल में कितना आएगा? 30। ऑप्शन बी जो होगा इस 42 का सही जवाब होगा। चलिए देखिए, एकदम हलवा आ गया क्वेश्चन, एकदम आसान। इसको तो हम जानते हैं, टक्का दम टन्ना लगाएंगे सब लोग। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, -1.6 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम। ढूंढिए जल्दी से, मारिए। दिया गया किस ऑप्शन में? डी में। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए 44 देखिए। 44 कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं ये सब क्वेश्चन। आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इसका वैल्यू बाबू कितना होता है? 8.85 गुना 10 का पावर -12। ये देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये देखिए किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अर्थात 44 का मेरा सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेके हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। इस अंतिम क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का आपके जुड़े अर्थात आपके डिमांड पर बनने वाला ये यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको जरूर देखने को सबसे पहले मिल सके। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो द्विध्रुव का एक छोटा सा इकाई होता है डिबाई। तो डिबाई का मान किसके बराबर है? तो डिबाई का मान लगभग बराबर होता है 1.1/3 10 का पावर -29 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर अगले दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।